हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत का चैप्टर 2, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का इस वीडियो में जो हम लोग VVI सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले, जितना भी अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम से, तो उसका हम सभी जो इस वीडियो में है सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और जो भी पूछने की संभावना है वो सभी मतलब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो अगर इस वीडियो पे क्लिक ही कर दिए तो वीडियो में बने रहिएगा। ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग इसको देखिए वीडियो को और इसको जो है कॉपी में आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्या कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में मिलती थी, रूप में थी, यानी ठीक ना। यानी जब प्राचीन संस्कृत है यानी बहुत पहले का जो संस्कृत ग्रंथों में जो है पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में मिलती थी, तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता था, ठीक ना। यानी कि जो पहले वाला जो ग्रंथ जो था पुराने जो थे उसमें मतलब कभी कभी ना कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी माना जाता था, यानी कि लिखा हुआ रहता था। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। इस नगर के समीप जो है पाटल पुष्पों का क्या होता था, उत्पादन होता था। पुष्प मतलब होता है फूल। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के होने के कारण ही रखा गया है। शरद काल में यहाँ कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। शरद काल में यानी जब ठंडा का समय जब रहता था ना, तो यहाँ क्या मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। जैसे आज के समय में हम लोग ठंडा के समय में दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, उसी तरह से उस समय प्राचीन काल में जो है शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और जैसे अभी के समय में दुर्गा पूजा में भीड़ जैसे रहता है, उसी तरह से कौमुदी महोत्सव होता था, ठीक ना। तो ये था देखिए पहला का उत्तर। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या कि लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यानी जो लेखक जो है, ठीक ना, ये पाटलिपुत्र वैभवम के जो लेखक है वो हमको क्या क्या चीज़ का संदेश देना चाहते हैं पाटलिपुत्र वैभवम से। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। प्राचीन काल में जो है पाटलिपुत्र कैसा था, एक महान नगर था। और अभी भी एक बहुत ही विशाल, महान कह सकते हैं, बहुत ही महान नगर अब भी है, जहाँ शिक्षा वैभव और समृद्धि थी, ठीक ना। यानी कि शिक्षा का अगर समझिए शुरुआत हुआ तो यहीं से हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए भी यहाँ पे, शिक्षा भी ग्रहण किए। आप लोग को मालूम हुई होगा कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय जो था, जहाँ कि मतलब जो है दूर दूर से विदेशों से लोग जो आते थे पढ़ने के लिए यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक ना। तो जहाँ शिक्षा वैभव और समृद्धि थी, मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मध्यकाल में क्या हुआ ना कि 1000 साल के लिए इसकी स्थिति जो है गड़बड़ा गया, मतलब कुछ घटना घटित हो गया, जिसके कारण 1000 साल जो है ना वो बीच में गड़बड़ा गई इसकी स्थिति। अगर सही अभी रहता ना, अगर 1 साल नहीं गड़बड़ाता, जो अभी पिछड़ा जो राज्य कहलाता है बिहार, वो पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। मुगल काल में क्या हुआ, इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। जैसे आए चंद्रगुप्त मौर्य आए, अशोक आए वगैरह, ये सब जब आए तो क्या किए, इस नगर का क्या किया, उद्धार किए। तो ये दूसरा का क्वेश्चन का जो है आंसर है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था, ठीक ना। हमको इसका जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तीसरा का देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। जब मौर्य आए ना, तो जो थे पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत कर दिए थे। यह सुंदर नगर था। यह कैसा था, सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। जब अशोक जब आए, चंद्रगुप्त मौर्य का जब समय खत्म हुआ, अशोक जब आए तो ये पटना को और अच्छा बना दिए, ठीक ना। ये पटना का जो वैभव था और अच्छा कर दिए। तो ये था तीसरा का उत्तर, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में इसको। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र में प्राचीन महोत्सव कौन सा मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इसका मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि कौमुदी महोत्सव के बारे में बताएं। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र से शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, है ना।
जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, अभी हम लोग देखें शरद काल में मनाया जाता था बहुत ही धूमधाम से। जिस तरह आज के समय में हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, उस तरह से जो है शरद काल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। इस जो है मतलब इस जो समारोह है इसका विशेष प्रचलन यानी कि ज़्यादातर प्रचलन कब हुआ था, तो गुप्त वंश के शासन काल में था, ठीक ना। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अभी हम लोग बात करते आ रहे हैं ना कि जिस तरह से जो है अभी के समय में हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, उस तरह से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ये देखिए हो गया 5वां का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। जो सिख संप्रदाय के जो जाति के जो लोग हैं उनके लिए जो पटना है क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन नगर पटना में पूजनीय स्थल अवस्थित है। पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, ठीक ना। मतलब पटना में जो है एक गुरुद्वारा है, आप लोग गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो आप लोग को बता देते हैं, हम गए वहाँ खाना भी खाएं। मतलब प्रतिदिन जो है ना वहाँ खाना मिलता है, प्रतिदिन वहाँ खाना मिलता है। पटना में पढ़े हैं तो जाते थे घूमने के लिए, वहाँ प्रतिदिन खाना मिलता है, आप जाके खा सकते हैं, फ्री में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो गुरुद्वारा है, ठीक ना। तो देखिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन नगर पटना में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, यानी कि वहाँ पे जो है गुरु गोविंद सिंह जन्म लिए थे, तो वहाँ पे गुरुद्वारा बना दिया गया। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यह स्थल जो है, स्थल मतलब जमीन, यह जो जमीन है गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखिए बनता है कि गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। और पूछेगा कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुरु नानक। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। यानी कि प्राचीन काल से अभी तक पाटलिपुत्र कैसा रहा है ये बताना है लेखक के विचार से, ठीक ना। हम लोग अपने मन से नहीं बताएंगे, जो लेखक बोल रहा है ना वो हमको बताना है। तो चलिए देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। यानी कि लेखकों का कहना है, जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं अपने काव्य में लिखे हैं, वो उनका कहना है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक, यानी कि बहुत पहले से लेकर अभी तक जो है पटना जो है राजनीतिक में, धार्मिक में, औद्योगिक में और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते। पाटलिपुत्र जो वासी है किस देवी की पूजा करते थे, पटन देवी की, यानी पहले किया जाता था, अब ऐसा कोई नहीं है, ठीक ना। तो पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। तो याद रखिएगा कि पटना में किस देवी की पूजा होती है, तो पटन देवी की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का केंद्र माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना, मतलब आप लोग तो जानते हैं कि जो पटना जो है वो बहुत पहले से, प्राचीन समय से ही पढ़ाई लिखाई में आगे रहा है ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है, तो राजशेखर हो जाता है। कौन सा हो जाता है, राजशेखर। तो याद रखिएगा राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यानी राजशेखर जो है अपने काव्य में, ठीक ना, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि पटना जो है अति मतलब बहुत ही अच्छा जगह है, ठीक ना। यानी कि शिक्षा में सबसे आगे है, धार्मिक में भी सबसे आगे है, राजनीतिक में भी आगे है, औद्योगिक में भी आगे है। तो यहाँ पे हम लोग को शिक्षा के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पे है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे में देखिए पाणिनि हो गया, वररुचि हो गया तथा पतंजलि इत्यादि। ये सभी जो है बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति संस्कृत के रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से जो है मतलब बिहार से बड़े लोग, मतलब बहुत तेज जैसे आप लोग जानते हैं कि IAS IPS लोग जो है ज़्यादा हमारे बिहार से ही बनते हैं।
लेकिन ये तो अभी का बात है, हम लोग प्राचीन का बात करें तो प्राचीन में भी जो है ना हमारे बिहार में बहुत ही विद्वान लोग रह चुके हैं। जैसे देखिए पाणिनि हो गया, वररुचि हो गया तथा पतंजलि लोग ये सभी थे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। ये कवि जो दामोदर जो गुप्त है वो अपने कुटनीम काव्य में जो है पटना के बारे में बताए थे। कुटनीम काव्य में वो जो है दामोदर गुप्त अपने काव्य में बताए थे क्या, इसका देखिए क्या बताए थे, इसका उत्तर हो जाएगा कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी कि पटना महानगर पृथ्वी पर सबसे नगरों में श्रेष्ठ है। जो पटना है वो पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ नगर है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते, यहाँ जो है सरस्वती के वंशज यानी कि विद्वान लोग बसते हैं। जैसे आप लोग तो अभी भी देख रहे हैं कि बिहार से जो है बहुत पढ़े लिखे लोग निकलते हैं। हाँ, बिहार को पिछड़ा राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हाँ जो पढ़ते हैं वो कबाड़ देते हैं, ठीक ना। जो पढ़ते हैं वो बहुत पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वो थोड़ा सा भी नहीं पढ़ते। तो जो नहीं पढ़ते हैं उसके कारण जो है बिहार पिछड़ा राज्य कहा जाता है और सरकार का इसमें ज़्यादातर गलती होता है, इसलिए कहा जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए 8वां का आप लोग उत्तर देख लिए कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो कैसा नगर था, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी कि जो पाटलिपुत्र जो महानगर है ये पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ नगर है, ठीक ना। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए है 9वां नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। यानी कि जो पाटलिपुत्र जो वैभवम है इसका 5 वाक्यों में हमको जवाब देना है, इसका परिचय देना है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, पहला देखिए ऐसे करके आप लोग लिखिएगा कि पाटलिपुत्र वैभवम में बिहार की राजधानी पटना की चर्चा की गई। जो पाटलिपुत्र जो वैभवम है किसकी चर्चा की गई है, बिहार की राजधानी पटना है ना, उसकी चर्चा की गई है। तो पहला ये पॉइंट हो गया, हमको 5 पॉइंट बताना है, 1 पॉइंट हो गया, अब 4 पॉइंट और रहा। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य आया था तो यहाँ की रक्षा व्यवस्था जो ठीक ठाक था, और जब अशोक आया तो और ठीक हो गया। अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, यानी कि जब अशोक जब आए तो और जो है इसकी रक्षा व्यवस्था क्या कर दिया और अच्छा मजबूत कर दिया, ठीक ना। चौथा हो जाएगा पाटलिपुत्र वैभव अत्यंत प्रसिद्ध स्थल। पाटलिपुत्र जो है ना, पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र वैभव नहीं, यहाँ पे काट के पटना कर लीजिएगा, ठीक ना। या तो ये भी रहने दे सकते हैं पाटलिपुत्र वैभव अत्यंत प्रसिद्ध स्थल है, ठीक ना, ये भी रहने दे सकते हैं, या तो इसको काट के आप लोग पटना कर लीजिएगा, पटना कर लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। पटना अत्यंत प्रसिद्ध स्थल है। 5वां देखिए है कि दामोदर गुप्त ने अपनी काव्य में पाटलिपुत्र वैभव की चर्चा की है। दामोदर गुप्त जो है अपनी काव्य में पाटलिपुत्र वैभव की चर्चा की है। किस काव्य में, तो कुटनीम काव्य में, ठीक ना। ये हो जाएगा 9वां का उत्तर। चलिए अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। यानी जो पाटलिपुत्र का जो नगर है इसके वैभव को क्या करना, हम लोग को वर्णन करना यानी कि बताना। इसका उत्तर देखिए जाएगा पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी परंपरा के लिए विख्यात है ना। लोग आकर अपने काव्यों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। जो लोग हैं, जो विद्वान लोग जो है आके जैसे मेगास्थनीज, फाहान इत्यादि जो है, फाहान चाइना का था, ठीक ना, और मेगास्थनीज जो यूनान के जो रहने वाले थे वो लोग आके क्या किए कि पटना के बारे में लिखे, अपने काव्य में लिखे और वर्णन किए, ठीक ना। तो वही बोला जा रहा है कि लोग आकर अपने काव्यों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के समय में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यानी कि अभी बताया ना मेगास्थनीज जो है यूनान का रहने वाला था, एक राजदूत था, ठीक ना। तो मेगास्थनीज अपने काव्य में लिखते हैं क्या, इंडस नामक एक इसका बुक था, उसमें लिखे हैं कि चंद्रगुप्त के समय में तो यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही, और अशोक काल में क्या रहा, निरंतर समृद्धि, यानी कि यहाँ अशोक के समय में और मजबूती बढ़ गया। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से विख्यात नाम से जाना जाता है ना। पाटलिपुत्र जो है आज जो क्या है, पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल। यहाँ जो है गोलघर है, संग्रहालय है, जैविक उद्यान है, तारामंडल है इत्यादि जो है दर्शनीय स्थल है ना।
तो चलिए हम लोग इसका जवाब दे दिए, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, इसका उत्तर हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, ठीक है ना। दर्शनीय स्थल, ये देखिए VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हम जब 2019 में एग्जाम दिए थे तो उस टाइम ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, तो हो सकता है फिर पूछ दे, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। और ये सभी का याद रखिएगा क्योंकि सभी जो है VVI क्वेश्चन है, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। इसका उत्तर हो जाएगा संग्रहालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, गांधी सेतु, गुरुद्वारा इत्यादि पटना में दर्शनीय स्थल है। ये हो गया इसका उत्तर, 11 का उत्तर। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि वीडियो को रोक के, ठीक ना, और क्या कीजिएगा इसको नोट करते जाइएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग देखिए इसको याद कर लीजिएगा तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा और एग्ज़ाम के समय में आपको डर नहीं लगा रहेगा कि हाँ कुछ पढ़े नहीं है। कम से कम क्या कीजिए, अगर याद भी नहीं करते ना तो इसको कॉपी में लिख के रखे रहिए, क्योंकि अगर लिखा हुआ रहेगा तो एग्ज़ाम के समय में आप रट सकते हैं, लेकिन जब लिखा हुआ ही नहीं रहेगा तो आप क्या रटिएगा। इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और लिखिएगा, ठीक ना। और इसका जो है सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं, और इसका जो तीसरा चैप्टर है, चौथा, पाँचवा, ये सभी का क्वेश्चन का सब्जेक्टिव जो है करवा चुके हैं, ठीक ना। तो वो लोग आप देखना ना भूलिएगा, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और नहीं तो आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।